वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 18 अक्टूबर 2024 और 18 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। इसलिए गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आप हमारे इस वीडियो के लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है प्रवीण वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी है अमित भारद्वाज, ऑप्शन नंबर सी है एस परमेश, ऑप्शन नंबर डी है अजय भाटिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रवीण वशिष्ठ। किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। ये है प्रवीण वशिष्ठ। ये कौन है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है? यही है प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है, इनको अभी नियुक्त किया गया। तो जो प्रवीण वशिष्ठ हैं, तो ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। 1991 वर्ष के बिहार कैडर के ये आईपीएस अधिकारी हैं। अब ये जो अभी नियुक्त किए गए, तो इनका आंतरिक सुरक्षा के विशेष पद का जो सचिव का पद है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता? गृह मंत्रालय। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण पद के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें देश को आंतरिक खतरों से सुरक्षित कर रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है। अब वशिष्ठ की विशेषता सरकार के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को आधुनिक और मजबूत करने के प्रयासों में योगदान देगी। जो वशिष्ठ हैं, ये आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव के रूप में तो अभी नियुक्त हुए ही हैं, ठीक ना। लेकिन ये इससे पहले अगर देखा जाए तो देश की आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे आतंकवाद विरोधी कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना और आंतरिक खतरों में निपटाने का भी प्रबंधन करना इनका मेन काम रहेगा। यानी इनके पास ये अधिक चुनौतियां, और वह राज्य सरकार में अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये मेन इनके सामने ये चुनौतियां हैं वशिष्ठ जी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन नंबर है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर बी है एस अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर सी है एनवी रमणा, ऑप्शन नंबर सी है बी आर गवाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संजीव खन्ना। तो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? संजीव खन्ना को। तो ये है संजीव खन्ना। ये आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये कौन है? संजीव खन्ना है। और ये है अभी प्रेजेंट के सीजेआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। तो ये अभी इनको नियुक्त किया गया, ठीक है ना। तो अभी ये जो वर्तमान के जो अपने सीजेआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। तो इनके द्वारा केंद्रीय मंत्रालय यानी केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास इनकी सिफारिश भेजी गई है। अब अगर इसमें हम डीवाई चंद्रचूड़ की बात करें तो ये 10 नवंबर 2024 को क्या होंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसके बाद मिस्टर खन्ना को इसमें नियुक्त किया जाएगा। और जो मिस्टर खन्ना है 6 माह तक इस पद पर रहेंगे और 13 मई 2025 को ये भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानी ये अभी लगभग 6 महीना तक इसमें काम करेंगे, इसके बाद ये भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब अगर हम मिस्टर खन्ना की बात करते हैं तो 1983 में मिस्टर खन्ना अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण किए थे। कहाँ पे? दिल्ली में। और 30 हजारीबाग परिसर में इन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना कैरियर शुरू किया और यहीं पे अपना कैरियर को आगे बढ़ाता रहे। और फिर इन्होंने आयकर विभाग के लिए भी वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और 2004 में दिल्ली राजधानी क्षेत्र के स्थायी अधिवक्ता यानी सिविल न्यायालय में भी इन्होंने कार्य किया। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में ये कार्यरत रहे हैं और 2005 में दिल्ली के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और 2006 में इन्हें दिल्ली के उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्हें पदोन्नत कर दिया गया। और अब 2000 फिर इनको 18 जनवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त और किया गया। क्या किया गया? 18 जनवरी 2019 को इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया और अब इन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पद पर पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। ठीक, तो ये है मिस्टर खन्ना। अब इनकी अगर वर्तमान में भूमिकाएं देखी जाए तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं
और ये भोपाल में स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के संचालन परिषद के सदस्य भी हैं। अब इनके सामने अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से हैं, तो केंद्रीय विस्टा परियोजना को मंजूरी देने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं और संविधान पीठ के निर्णयों में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और चुनाव बांड योजना भी शामिल था। एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुना है जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 से अधिक नहीं हो सकती। इनके कुछ ये महत्वपूर्ण मामले थे जिनका इन्होंने समय रहते निपटारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर है अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी है मॉरिटानिया, ऑप्शन नंबर सी है मलावी, ऑप्शन नंबर डी है चाड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। तो अभी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये हैं अपनी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, तो अभी मुर्मू जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी अभी 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ये अफ्रीकी देशों की यात्रा पर है। तो अफ्रीकी देश यानी कहाँ कहाँ पे यात्रा है? अफ्रीकी देशों के 3 देशों पे यात्रा में, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, इन तीनों देशों के दौरे पे है। तो पहले सर्वप्रथम इन्होंने अल्जीरिया का भ्रमण किया, इसके बाद मॉरिटानिया और लास्ट में ये मलावी का दौरा भी करेंगे। और ये 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी होंगी, क्योंकि इससे पहले अभी तक किसी ने अफ्रीकी देशों के साथ 3 देशों की यात्रा नहीं की थी। और इनके साथ राज्य मंत्री सुकन्नता मजूमदार, संसद सदस्य मुकेश कुमार दलाल और अतुल गर्ग भी हैं। अगर आप बात किया जाए अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया और भारत के राजनयिक संबंध बहुत अच्छे थे। अब अगर इसमें और थोड़ा कुछ फैक्ट की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति मुमुरू को अल्जीरिया के वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्र शहीद इहादादेन अब्देल्लाहफिद विश्वविद्यालय द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और राष्ट्रपति मुर्मू ने अल्जीरियाई भारतीय आर्थिक मंच को भी संबोधित किया, जिससे अल्जीरियाई आर्थिक नवीकरण परिषद और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। भारत मुख्य रूप से अल्जीरिया को क्या चावल, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, पॉलीथीन, टेरेक्टलेट, ग्रेनाइट, बोनलेस मांस आदि का निर्यात भी करता है, जबकि अल्जीरिया से पेट्रोलियम तेल, LNG, प्राकृतिक कैल्शियम फास्फेट, संतृप्त मेथेनॉल और यूरिया का आयात किया जाता है। ये हो गया इसके प्रमुख फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है? ऑप्शन नंबर ए है SECL, ऑप्शन नंबर बी है HAL, ऑप्शन नंबर सी है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए SECL। कौन सी कंपनी बनी है? SECL, जो कि 4 अमृत फार्मेसियां खोलने जा रही है। ठीक है, तो SECL जो है तो 2016वीं अमृत उपचार जो अभी करने वाली है, क्या है? SECL। तो ये अभी वहां की कुछ झलकियां हैं, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। तो जो SECL है तो कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने देश की 216वीं अमृत यानी उपचार के लिए सस्ती दवाइयों और विश्वसनीय प्रत्यारोपण फार्मेसी का उद्घाटन किया। और ये बिलासपुर में SECL की इंदिरा विहार कॉलोनी के स्वास्थ्य केंद्र में यह नई सुविधा SECL को 4 अमृत फार्मेसियों का संचालन करने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है। अब देखते हैं SECL, ठीक है। तो SECL का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और ये कब फाउंडेड हुई थी? 1985 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, इंडिया में। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड MD कौन है? PS मिश्रा। और इसकी पेरेंट कंपनी की बात किया जाए तो कोल इंडिया। और इसकी सब्सिडियरी कंपनी की बात किया जाए तो कहाँ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 40वां, ऑप्शन नंबर बी है 50वां, ऑप्शन नंबर सी है 56वां, ऑप्शन नंबर डी है 60वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी अभी इसका 40वां NSG का वो मनाया गया। तो ये है NSG, ये जो NSG कमांडो होते हैं ये है NSG, ठीक है ना। तो अब NSG को हम देख लेते हैं। तो NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
और ये कब फॉर्मेट हुआ था? 16 अक्टूबर 1984 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? बी श्रीनिवासन, जो कि एक आईपीएस अधिकारी है। और इसका मोटो क्या रहता है संस्कृत में अगर बात करते हैं तो? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एंड बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। ये होगा एनएसजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन थोड़ा इससे देखने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी थोड़ी और डिटेलिंग देख लेते हैं। यानी ये कभी स्थापित हुआ था? 16 अक्टूबर 1984 को। और इसने कौन कौन से ऑपरेशन स्थापित किया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसे स्थापित किया गया, जिसका मेन उद्देश्य होता आतंकवादी खतरों से निपटने और उन स्थितियों को संभालने के लिए एक विशेष आतंकवादी विरोधी इकाई बनाई गई जहां अत्यधिक बल की आवश्यकता हो। इसका आदर्श वाक्य हमने बता ही दिया, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा हर जगह। और ये किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय से, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और इसकी प्रकृति क्या रहती है? जीरो एरर फोर्स के रूप में जाने जाने वाली एनएसजी एक त्वरित प्रतिक्रिया इकाई है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालने के लिए तैनात किया जाता है। इसका प्रशिक्षण की अगर बात करते हैं तो एनएसजी कर्मियों को सामरिक अभियानों, गुप्त मिशनों, संकट प्रबंधनों और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अब अगर इसकी जिम्मेदारियों की हम बात करते हैं एनएसजी की, तो एनएसजी आतंकवाद विरोधी अभियान में काम करती है, बंधकों को बचाने में काम करती है, और बम निरोधक और बम बंधक की स्थिति को संभालने में काम करती है, और निगरानी और खुफिया अभियानों का भी संचालन एनएसजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी किसके निर्देशन में हटाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी है केंद्र सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी वाई चंद्रचूड़। तो अपने जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। तो अभी इन्हीं के निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाने का काम किया गया, और इसमें इनके स्थान पर न्यू मूर्ति स्थापित की गई। इस तरह की मूर्ति आप अक्सर कोर्ट में या फिल्मों में देखते होंगे कि इस तरह की मूर्ति होती है, लेकिन अब इसमें देखा जाए तो इसके स्थान पर क्या कर दिया गया है? इसके स्थान में तलवार की जगह पे भारतीय संविधान को रखा गया है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो किसके उसमें मार्गदर्शन में नवनिर्मित प्रतिमा पे आंखों की पट्टी की जगह अब तलवार की जगह क्या रख दिया गया? संविधान ये हाथ में लिए दिखेंगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं डी वाई चंद्रचूड़ की। तो अभी हमने पिछले उसमें देखा कि डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा अभी मिस्टर संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया। और यह बदलाव अगर हम देखें ये मूर्ति में, तो यह बदलाव भारत में न्याय की आधुनिक समझ को दर्शाता है, जो न तो अंधी और न ही दंडात्मक, बल्कि जो संवैधानिक मूल और समानता पर आधारित है। और ये नई मूर्ति जो है, यह नई प्रतिमा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पुस्तकालय में प्रमुख रूप से स्थापित की गई है, और जो कि यह औपनिवेशिक युग के प्रतीकात्मवाद से एक प्रस्थान को चिन्हित करती है, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं पट्टी को, तो जो पहले की मूर्ति में देखा जाए तो जो पट्टी बनी थी, तो ये क्या प्रदर्शित करती थी कि कानून के समक्ष निष्पक्षता और समानता का प्रतीक रहती थी। लेकिन अब इनके द्वारा क्या कहा गया है डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा कि भारत का न्याय अंधा नहीं बल्कि जागरूक, सचेत और सहानुभूतिपूर्ण है। अब तलवार की बात किया जाए कि तलवार क्यों हटा दिया गया, तो तलवार पहले के रूप में क्या होता था कि एक सत्य और दंड का प्रतीक होता था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अपना संविधान से पूरा ये चलता है। तो न्याय संविधान के सिद्धांतों के अनुसार दिया जाता है, ना कि हिंसा या प्रतिशोध के माध्यम से, इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन अभी उनके मूर्ति के हाथ में तराजू कायम रखा गया, क्योंकि यह निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक होता है, इसलिए इसको नहीं हटा गया। अब बात करते हैं संविधान की। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया, और इसमें संविधान में, भारत के संविधान में संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने घटाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, जबकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया। तो उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 17 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 15 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी है 14 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर। कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस?
17 अक्टूबर को। तो अभिधम्म दिवस मनाया गया। तो अभी अभिधम्म दिवस का मतलब क्या है कि ये एक बौद्ध धर्म का एक गहन दार्शनिक पहल है जो कि मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण पर केंद्रित है। इसके अस्तित्व का बात किया जाए तो इसके अस्तित्व का विश्लेषण कई घटकों में बटा हुआ, जिसमें हम बात करते हैं। पहला होता है चित्त यानी चेतना, दूसरा होता है चेतसिका यानी मानसिक कारक, और तीसरा होता है रूप यानी ये भौतिकतावाद को बताता है, और एक लास्ट होता है निम्बाना। क्या होता है? निम्बाना, तो जो बताता है अंतिम मुक्ति को। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो अभी हाल ही फिलहाल में भारत सरकार द्वारा पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें हम शास्त्रीय भाषा की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ आते हैं जिनको त्रिपिटक बोला जाता है। इसमें है एक पहला विनय पिटक जिसमें मठवासियों के नियम बताए गए हैं, दूसरा आता है सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, और एक है अभिधम्म पिटक जिसमें नैतिक और मनोविज्ञान पर आधारित दार्शनिक शिक्षाएं शामिल हैं। तो ये है अभिधम्म। अब अगर इसमें बात किया जाए तो अभिधम्म तो 17 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का भव्य उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जाएगा, जिसमें 14 देशों के भिक्षु, विद्वान, राजदूत और युवा बौद्ध साधक भाग लेंगे। अब देखते हैं अक्टूबर में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डे। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, और 1 अक्टूबर को ही मनाया गया था विश्व शाकाहारी दिवस। यानी ये 3 दिवस 1 अक्टूबर को मनाए गए थे। 2 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, और 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे, और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है स्तन कैंसर जागरूकता दिवस, और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, और 16 अक्टूबर को अभी मनाया गया हाल फिलहाल में विश्व खाद्य दिवस, और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी मनाया जाता है। यानी एनेस्थीसिया एक प्रकार का क्या होता है, एक जब किसी मरीज को एनेस्थीसिया की दवाई दी जाती है जिसमें वो बेहोश हो जाता है। और अभी 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। यानी इसके अंतर्गत पूरे विश्व भर में गरीबी को हटाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है और उसमें लोगों को उसके प्रति जागरूक एवं सचेत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। किसके द्वारा आयोजित किया गया है, उद्घाटन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक केंद्रीय मंत्री है। ये कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो ये केंद्रीय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। अभी जो संगोष्ठी मनाई गई है, ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो ये उद्योग, शैक्षणिक जगत और अनुसंधान संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास को उजागर करती है ताकि भारत को 6G तकनीक में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन यानी DIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर है आकाश त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत भूषण, ऑप्शन नंबर सी है निर्भय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आकाश त्रिपाठी को। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ये है आकाश त्रिपाठी। ये कौन है? आकाश त्रिपाठी। तो आकाश त्रिपाठी को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का MD एंड CEO और राष्ट्रीय गवर्नेंस डिविजनल के P एंड CEO के रूप में भी नियुक्त किया गया। यानी दो चीजों में इनको नियुक्त किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इससे दोहरी भूमिका के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। यानी ये जो दोहरी प्रस्ताव है इसको भी सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा मंजूरी भी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में
अपनी पहली शाखा खोली है? ऑप्शन नंबर ए है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी है SBI बैंक, ऑप्शन नंबर सी है यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। किसने अभी सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने अभी सिंगापुर में खोला, ये सिंगापुर की एक झलक है, ठीक है। तो ये शाखा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, पोर्टफोलियो निवेशकों, उच्च आय वर्ग के ग्राहकों और व्यापारिक भागीदारों को सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। अगर सिंगापुर की बात किया जाए तो सिंगापुर के साथ अब HDFC बैंक की 5 अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हो गई हैं। यानी पहले हांगकांग, बहरीन, दुबई, सिंगापुर और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक IFSC बैंकिंग यूनिट है, जो कि बैंक की केन्या, अबू धाबी, दुबई और लंदन में प्रतिनिधि कार्यालय भी उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, ये हो गए आज के प्रमुख करंट अफेयर। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।